हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 11th की फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम यूनिट 7 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट 7 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 7। इसका चैप्टर है 2। चैप्टर का नाम है तरल के यांत्रिक गुण। तरल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में हमें? तरल। ठीक, तरल मतलब जो पदार्थ बह सकता है। ठीक, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन फर्स्ट बनेगा, तरल एवं तरल दाब को परिभाषित कीजिए। तरल क्या होता है? तो हेडिंग बना लेंगे, तरल वह पदार्थ जिसमें बहने या प्रवाह होने का गुण पाया जाता है, अर्थात जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, तरल कहलाता है। ठीक, तरल के प्रकार। तो तरल दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव के रूप में होता है और एक गैस के रूप में। तो द्रव क्या होता है कि इसका आयतन तो स्थिर रहता है परंतु आकार बर्तन के कारण बदलता रहता है, द्रव कहलाता है। यानी किसी बर्तन को हमने एक बर्तन लंबा ले लिया और एक बर्तन हमने चौड़ा ले लिया। यदि हमने इसमें 1 लीटर पानी डाला तो इसमें ऊपर आ जाएगा। ठीक, लेकिन इसी पानी को हमने निकाल के इसमें रख दिया तो वो कैसे हो जाएगा? फैल सा जाएगा। तो बर्तन बदलने से उसका आकार बदल गया है। ठीक, आकार निश्चित नहीं होता, क्या कहलाता है? द्रव। ठीक, फिर इसके बाद आता है गैस। तो गैस में लिखेंगे जिसमें ना तो आयतन होता है और ना ही आकार होता है, क्या कहलाती है? गैस। गैस में ना तो कोई आकार होता है और ना कोई आयतन। ठीक, याद रखना क्या कहलाती है? गैस। फिर आता है तरल दाब। तो तरल दाब नाम से स्पष्ट है, किसी तरल द्वारा सतह पर लगाया गया दाब। तो लिखेंगे तरल द्वारा किसी तल के क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को तरल दाब कहते हैं। ठीक, तथा तल के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद। याद रखना। ठीक, फिर इसके बाद तरल दाब का फॉर्मूला है। तो तरल दाब बराबर हो जाएगा तल के लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। यदि तल के लंबवत बल F और क्षेत्रफल A तथा दाब P हो तब तो क्या हो जाएगा? P बराबर F बटा A। यहाँ से इसका ऐसा ही मात्रक निकल आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और विमीय सूत्र हो जाएगा ml-1t-2। फिर इसके बाद एक नोट आता है कि तरल दाब का अन्य मात्रक PA पास्कल होता है तथा इसके अलावा वायुमंडलीय दाब का भी इसका मात्रक होता है। वायुमंडलीय दाब भी इसका क्या होता है? मात्रक। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल या 10⁵ पास्कल ही बोल सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घनत्व एवं आपेक्षिक घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो घनत्व डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। घनत्व क्या होता है? तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के आयतन को घनत्व कहते हैं। एकांक द्रव्यमान के आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से या डी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, या फिर इसकी परिभाषा यहाँ से भी लिख सकते हैं कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को ही क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ठीक, रो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान को m से, आयतन को v से, तो रो बराबर m बटा v। फिर इसके बाद आता है इसका SI मात्रक। तो इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और विमीय सूत्र होता है ml-3 और t⁻0। ठीक, फिर इसके बाद में आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व तो किसी पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को, किसी पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक घनत्व। ठीक, आपेक्षिक घनत्व बराबर हो जाएगा पदार्थ का घनत्व बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। फिर इसके बाद कुछ नोट आते हैं। नोट नंबर 1 है, 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल और 1 मिली बार बराबर होता है 10⁵2 पास्कल और 1 टॉर बराबर होता है 133 पास्कल या 1 मिलीलीटर पारा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है पास्कल का नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पास्कल का नियम लिखकर इसके लिए सिद्ध कीजिए P1 बराबर P2। तो पास्कल का नियम क्या है, पास्कल ने क्या नियम दिया था, तो पास्कल ने बताया कि यदि किसी घिरे तरल पर कहीं भी बाहर से दाब लगाया जाए तो यह दाब सभी दिशाओं में समान तथा उतना ही संचरित होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हमने गुब्बारा ले लिया, उसको भर के यहाँ से बंद कर दिया। अब पास्कल ने बताया यदि हम यहाँ पर कोई दाब लगाएंगे तो जितना दाब हम यहाँ पर लगाएंगे उतना दाब हर जगह पर लगेगा। ठीक, मतलब यहाँ पर हम जब दाब लगाएंगे तो पानी बाहर निकलने का क्या करेगा, प्रयास, तो हर जगह पर बराबर बल लगेगा। यह है पास्कल का नियम। ठीक, व्यंजक हेडिंग बना लेंगे, सूत्र की स्थापना करना है P1 बराबर P2 हमें सिद्ध करना है। ठीक, प्रारंभिक दाब बराबर अंतिम दाब, यानी हमने कहीं दाब लगाया तो उतना दाब अंतिम में भी लगता है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो माना कि तरल के अंदर O1 व O2 दो बिंदु हैं। O1 व O2 अक्ष वाले एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसके वृत्तीय फलकों का क्षेत्रफल A है और बेलन के अंदर द्रव संतुलन अवस्था में है और बाहर के तरल द्वारा आरोपित बल उस वृत्तीय फलकों के लंबवत होता है। इसे अब हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, लिखेंगे यदि O1 वाले वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाला बल F1 और O2 पर कार्य करने वाला बल F2 है। तो यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक काल्पनिक बेलन है, यहाँ पर सब बन वाले हैं, यहाँ पर सब 2 लिखे हुए हैं। ठीक, तो लिखा हुआ है बिंदु O1 पर लगने वाला दाब, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो O1 यानी पहले बिंदु की यहाँ की बात चल रही है, तो P1 दाब है, F1 है बल, और क्षेत्रफल दोनों जगह समान है यहाँ पर और यहाँ पर। ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि हमने बेलन बनाई तो जिसका जो भाग कहलाता है ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो F1 बराबर हो जाएगा A P1। ठीक, फिर इसी प्रकार हम देखेंगे बिंदु O2 पर, यहाँ की बात करेंगे तो O2 पर लगने वाला दाब हो जाएगा P2 बराबर F2 बटा A। तो इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो A P2 बराबर F2। समीकरण 1 और 2 की संतुलन अवस्था कर लेंगे तो संतुलन अवस्था में बल का मान समान होता है, तो दोनों के मान रखेंगे तो A से A कट जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अर्थात द्रव की संतुलन अवस्था में प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला दाब कैसा होता है, समान। ठीक, फिर इसके बाद में पास्कल के नियम पर आधारित गुरुत्व नियम को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पास्कल के नियम पर आधारित गुरुत्व के नियम को समझाइए और सिद्ध कीजिए कि एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित बिंदुओं पर दाब समान होता है। मतलब एक ही रेखा पर जब कोई बिंदु स्थित है तो उन पर जो दाब हो कैसा होता है, समान। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो हेडिंग बना लेंगे, व्यंजक और स्थापना करेंगे, सिद्ध करके बताएंगे। तो लिखेंगे माना कि किसी बर्तन में ρ घनत्व वाला कोई द्रव भरा है। द्रव के अंदर एक ऊर्ध्वाधर रेखा पर दो बिंदु A और B हैं जिनके बीच की दूरी h है। ठीक, AB अक्ष वाले एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसके वृत्तीय फलकों का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा काल्पनिक बेलन का भार, तो अब जो बेलन है वो उसका जो भार है वो किस किस से मिलकर बनेगा, आयतन से, घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण, इन सभी पर क्या करेगा, इसका भार निर्भर करेगा। ठीक, तो यहाँ से डायग्राम बना लेंगे तो ये भार बराबर हो जाएगा A, यानी A और H हो जाएगा आयतन, क्षेत्रफल और ऊंचाई। ठीक, ρ हो जाएगा घनत्व, G हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। अब इसके बाद लिखेंगे यदि भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, क्या भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है, कहाँ की ओर, नीचे की ओर, तो बिंदु A और B पर दाब P1 व P2 हों तो फलक A पर ऊपर से नीचे की ओर लगने वाला बल, तो बल बराबर होता है दाब इंटू क्षेत्रफल। ठीक, हम पढ़ चुके हैं दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो एक गुणा कर देंगे तो बल बराबर निकल आएगा। ठीक, तो F1 बराबर P1 A हो जाएगा। फिर तथा फलक B पर नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला बल, नीचे से ऊपर की ओर तो क्या हो जाएगा, F2 बराबर P2 A, समीकरण 2। अब संतुलन अवस्था में नीचे की ओर लगने वाला कुल बल बराबर ऊपर की ओर लगने वाला कुल बल। संतुलन अवस्था में उसमें से अपन क्या करेंगे, नीचे की ओर लगने वाला बल को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर की ओर लगने वाला बल, नीचे की ओर लगने वाला बल संतुलन अवस्था में। ठीक, तो क्या क्या रहेगा, नीचे की ओर बल लगेगा तो एक तो F1 कार्य कर रहा है, F1 बल कार्य कर रहा है और एक बेलन का भार भी है वो भी नीचे की ओर ही है, तो भार और F1 नीचे की ओर रहेंगे और F2 रहेगा ऊपर की ओर। यहाँ से A कॉमन निकाल कैंसिल कर देंगे, A आ जाएगा। ठीक,
H रो G बराबर प्लस P1 बराबर P2 लिखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा करने पर बेलन का भार नगण्य हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या करेंगे, अपेक्षा, तो ये भार क्या हो जाएगा, नगण्य। तो P1 बराबर क्या बचेगा, P2। यहाँ से निकल कर आता है, ठीक, P1 बराबर P2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ससंजक और असंजक बलों को समझाइए। ससंजक और असंजक बल क्या होते हैं, तो आइए चलते हैं देखते हैं ससंजक और असंजक बल। तो हेडिंग बना लेंगे ससंजक बल, ठीक। ससंजक बल, तो ससंजक बल क्या है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। मतलब पदार्थ क्या होगा, एक ही पदार्थ रहेगा, इसमें और कोई मिश्रण नहीं होगा, ठीक। इनका मान ठोस पदार्थों में अधिक व द्रव पदार्थों में कम होता है, ठीक, या नगण्य होता है द्रव में। ससंजक बल के कारण ही छोटी छोटी बूंदों को मिलाने पर बड़ी बूंद बन जाती है, ठीक। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं, ठीक। ध्यान रखना, ससंजक बल ठोस में कैसा होता है, अधिक, और द्रव में कम या नगण्य होता है, ठीक। तो ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल है, ठीक। फिर इसके बाद आता है असंजक बल। तो असंजक बल क्या है, विभिन्न पदार्थों या अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। इसके कारण ही पानी कांच को भिगोता है, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। किसके कारण, असंजक बल के कारण। किसके कारण, असंजक बल के कारण। और असंजक बल के कारण ही क्या होता है, जो पानी, जैसे कांच है, कांच पर हम पानी डालेंगे तो असंजक बल के कारण वह क्या करेगा, इसको भिगो देगा, क्योंकि इसमें पदार्थ अलग अलग हो गए, एक हो गया पानी और एक हो गया कांच, ठीक। तो हमारे ये असंजक और ससंजक बल कंप्लीट होते हैं। तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।